गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बलवंत विश्वकर्मा, आपका अर्थशास्त्र का अध्यापक। कल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात मैं बता दूं कि एक छोटा सा टॉपिक मैं बीच में छोड़ रखा था। मैंने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के बारे में तो बताया था, लेकिन ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में मैंने छोड़ रखा था। यह कहते हुए कि पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद तटस्थता वक्र के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है, इन दोनों को हम लोग साथ में पढ़ लेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि तटस्थता वक्र और बजट लाइन की सहायता से किस प्रकार उपभोक्ता का संतुलन स्थापित हुआ था। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग हम बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सिंपल सा यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। जैसे रोटी का उदाहरण देकर मैंने समझाया था, यदि किसी भूखे को रोटी खिलाया जाता है तो पहला रोटी खाता है तो कुछ संतुष्टि उसे या कुछ उपयोगिता मिलती है। दूसरा रोटी खाएगा तो पहले रोटी से थोड़ा सा कम उपयोगिता मिलेगी। तीसरा रोटी खाएगा तो पहले और दूसरे से थोड़ा सा और कम उपयोगिता मिलेगी। इस प्रकार जैसे जैसे क्रमिक रूप से वह उपभोग बढ़ाता जाता है, उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। यही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम था। अब इस नियम के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन कैसे स्थापित होगा, हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, संतुलन से क्या तात्पर्य है। उपभोक्ता बाजार में जाता है तो क्या क्या होना चाहिए। एक तो उसके पास निश्चित आय होनी चाहिए, कुछ न कुछ उसके पास पैसे होने चाहिए जिसको वह विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं पर वह बाजार में खर्च करता है। जब वह आय को वस्तुओं पर खर्च करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है, तो इस स्थिति को ही उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। इस संतुलन की स्थिति में उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो उपभोक्ता खर्च करता है, उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के मध्य का अनुपात वस्तु के कीमत के बराबर होनी चाहिए। अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है। उस वस्तु की, मान लीजिए वस्तु एक्स है, तो एक्स की सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात मुद्रा के सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। मान लेते हैं कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु के कीमत के बराबर है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और मान लेते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 2 इकाई के या 2 यूटिल्स के बराबर है। तो एक सारणी के द्वारा हम थोड़ी सी उपभोक्ता के संतुलन को समझते हैं, उसके बाद हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे। मान लेते हैं कि एक वस्तु के 1 इकाई का उपभोग हो रहा है। वस्तु की कीमत 3 रुपये है। वस्तु की कीमत 3 रुपये है और पहले इकाई का उपभोग हो रहा है, तो उससे कुछ उपयोगिता प्राप्त होगी। जैसे मान लेते हैं कि 10 इकाई के बराबर उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है।
तो यदि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 2 इकाई के बराबर है तो मुद्रा के रूप में वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? मुद्रा के रूप में वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5। 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 रुपये हमने खर्च किए थे। मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता के ही आधार पर लाभ और हानि के बारे में हम बात कर सकते हैं। लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, हम मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता को निकालने के बाद ही हम लाभ हानि की बात कर पाएंगे। अन्यथा उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है, आप जानते हैं। उसको एक क्रम दिया जा सकता है, उसकी गणना संख्या के रूप में करना मुश्किल है। इसीलिए चूँकि लाभ हानि की बात करना है, इसीलिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापना आवश्यक हो जाता है और इसीलिए हम मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता का माप किए हैं। अब जो है देखें, हमने 3 रुपये खर्च किए हैं, 3 रुपये कीमत है और 3 रुपये खर्च किए हैं और वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमें 5 यूटिल्स के बराबर आया। हमको उपयोगिता 5 प्राप्त हुई है, तो लाभ हुआ है कि हानि? निश्चित रूप से कीमत हमने कम खर्च की है, उपयोगिता ज़्यादा मिली है, तो लाभ हुआ है। लाभ यानी कि 2 इकाई की लाभ हुआ है। अब दूसरे इकाई का उपभोग करते हैं। दूसरे इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो वह सीधी सी बात है, कीमत वही है, 3 रुपये ही है, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी मिलेगी? पहले वाली से थोड़ा सा कम, यानी कि पहले 10 था तो अब 8 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो वस्तु की मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 यूटिल्स के बराबर मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो अब लाभ होगा कि हानि? हमने खर्च किया था 3 रुपये और उपयोगिता मिली है 4 यूटिल्स के बराबर, तो लाभ है कि हानि? यानी कि 3 से ज़्यादा है 4, यानी कि लाभ है, 1 इकाई का लाभ है। यदि लाभ रहेगा, किसी वस्तु के उपभोग के पश्चात हमको लाभ प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से उस वस्तु का और ज़्यादा से ज़्यादा हम उपभोग करेंगे। लाभ ही हमको प्रेरित करती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपभोग करने के लिए। अब तीसरी वस्तु का हम उपभोग करते हैं। वस्तु की कीमत तो 3 ही रुपये है, तो अब तीसरी वस्तु के उपभोग करने से हमें सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? इसके पहले मान लेते हैं 8 इकाई से थोड़ा सा कम ही प्राप्त होगा, तो मान लेते हैं कि 6 इकाई के बराबर। तो मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता क्या होगी? 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 इकाई के बराबर। अब जो है देखेंगे 3 रुपये हमने खर्च किया था और 3 यूटिल्स के बराबर हमें उपयोगिता प्राप्त हुआ। तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हम लाभ के अवस्था में हैं या हानि के। तो यहाँ देखेंगे 3 रुपये हमने खर्च किए और 3 रुपये के बराबर ही हमको लाभ मिला है, उपयोगिता मिला है, यानी कि न लाभ न हानि, यानी कि 0। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे जैसे मान लीजिए 6ठे इकाई का हमने उपभोग किया, वस्तु की कीमत 3 ही रुपये है, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता तो 0 हो जा रही है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता 0 हो जा रही है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता रुपए में भी 0 है। हमने खर्च किया है 3 रुपये और उसकी उपयोगिता हमको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हमको लाभ होगी या हानि? सीधी सी बात है, जो भी खर्च किए बेकार का खर्च किए, पूरा का पूरा हानि ही हानि है, घाटा है, यानी कि 3 इकाई का घाटा ही घाटा है। यानी कि संतुलन की अवस्था में आप देखेंगे कीमत और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता दोनों यदि बराबर है तो वह संतुलन की अवस्था में है। यानी कि इस पर जो है कीमत 3 रुपये पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता रुपए में 3 यूटिल्स के बराबर है, तो ऐसी अवस्था में उपभोक्ता संतुलन में होता है। यही बात हम ग्राफ में भी देख सकते हैं।
एक्स अक्ष पर हम वस्तु एक्स को लिए हुए हैं और वाई अक्ष पर उसकी उपयोगिता एवं वस्तु की कीमत लिए हुए हैं। चूँकि वस्तु की कीमत 3 रुपये है तो 3 रुपये जितना भी पहले वस्तु को खरीदें या दूसरे को खरीदें या तीसरे को खरीदें या चौथे को, यानी कि रोटी हम उपभोग कर रहे हैं तो रोटी की सभी इकाइयाँ 3-3 रुपये की है। ठीक है, तो यह एक पैरेलल लाइन, एक्स अक्ष के समानांतर एक लाइन होगा जो रुपए को बताएगा, यानी कि कीमत को बताएगा, और वह कीमत कितना है 3 रुपये प्रति इकाई। तो पहली इकाई पर आप देखिए क्लियर कट, पहली इकाई जब हम उपभोग करते हैं तो हमें कितना उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, 5 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रहा है। पहली इकाई पर 5 यूटिल्स के बराबर हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है। दूसरी पर 4 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तीसरी पर 3 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यानी कि तीसरी पर 3 रुपये हमने खर्च किया और 3 यूटिल्स के बराबर हमें उपयोगिता भी प्राप्त हो रही है, यानी कि इस बिंदु ई पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। संतुलन की अवस्था में क्यों होता है? क्योंकि जितना पैसा वह खर्च कर रहा है उस पैसे के बराबर मूल्य का उसको उपयोगिता प्राप्त हो जा रही है। यदि और ज़्यादा उपभोग करेगा, यानी कि चौथे इकाई का उपभोग करेगा, तो कीमत जो है ऊपर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और उपयोगिता उसे कम मिलेगी। 5वें इकाई का उपभोग करेगा तो कीमत ज़्यादा है जो है देखिए, और उपयोगिता देखिए कम हो जा रही है। ठीक है, यानी कि उसको घाटा होगा। ठीक है, हमेशा लाभ की स्थिति में ही कोई भी बाजार में भी आप देखेंगे जब लाभ होता है तभी व्यापारी और ज़्यादा व्यवसाय करने के लिए प्रेरित होता है। उसी तरह से एक किसी वस्तु के उपभोग के भी संबंध में, उपभोग के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले, किसी वस्तु की उपयोगिता को ग्रहण करना ही उपभोग कहलाता है। तो लाभ, यदि किसी वस्तु के ग्रहण करने से ज़्यादा हमको लाभ मिल रहा है तो और ज़्यादा हम उस वस्तु का उपभोग करते जाएंगे, उसको हम रोकेंगे नहीं। लेकिन वस्तु से हमको लाभ नहीं मिलेगा या हानि मिलने लगेगी तो तुरंत हम रोक देते हैं। यानी कि संतुलन कहाँ पर स्थापित होगा? जब हम वस्तु को प्राप्त करने में जितना कुछ खर्च किए हैं और वस्तु से जो हमें उपयोगिता मिल रही है वह दोनों बराबर हो जाता है, वहीं पर एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यही था ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन। अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो सीमांत उपयोगिता x की है वह ह्रासमान ही तो है। जैसे जैसे वस्तु का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उसकी उपयोगिता क्या हो रही है? कम होती जा रही है। यही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता है। तो इस ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि उपभोक्ता के संतुलन को मापने के लिए मुद्रा का होना आवश्यक है और वस्तु की कीमत का होना आवश्यक है, तभी लाभ और हानि की व्याख्या हम कर पाएंगे और उसके आधार पर हम संतुलन की स्थिति को स्पष्ट कर पाते हैं। तो ये था उपभोक्ता का संतुलन ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।